लेसन 4। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत मुझे याद है। हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उसके सूखी गिरोह की कहानी पढ़ाई गई थी। स्कूल टीचर का मानना था कि यह केविन कॉस्नर की तरह एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं, बल्कि वह उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन उसके फॉलोअर्स, चेले, आज भी जिंदा है। कितनी बार मैंने लोगों को कहते सुना है, अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, एक ऐसी सोच है जिसके कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई यह है कि अमीरों पर टैक्स नहीं लगता। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वे मिडिल क्लास से आते हैं, खासकर पढ़े लिखे और ज्यादा आय वाले मिडिल क्लास से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझना होगा। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी को शिक्षा के इतिहास का गहरा ज्ञान था, लेकिन मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के एक्सपर्ट थे। उन्होंने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं था। कभी कभी जंग के खर्च को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स लगाया जाता था। राजा या राष्ट्रपति का बस इतना कहना होता था और हर आदमी उसकी बात मानकर सहयोग करता था। ब्रिटेन में 1793 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1860 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1774 में इंग्लैंड ने आयकर इनकम टैक्स को स्थायी रूप से लागू किया था, जबकि 1913 में अमेरिका ने संविधान के 16वें संशोधन के साथ आयकर स्थायी रूप से लागू किया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। इंग्लैंड और अमेरिका को इनकम टैक्स के विचार को जनता के बीच स्वीकार कराने में लगभग 50 साल का समय लगा। भारत में 1857 में मंगल पांडे के समय की मिलिट्री के खर्चों को पूरा करने के लिए 1860 में सर जेम्स विलियम ने टैक्स की शुरुआत की थी। इन ऐतिहासिक तारीखों से हमें यह नहीं पता चलता कि टैक्स शुरुआत में केवल अमीरों पर लगाया गया था। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं ये कभी न भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का विचार पॉपुलर हुआ और इसे ज्यादातर लोगों ने इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और मिडिल क्लास और गरीबों की मदद करने का एक तरीका है। इसी कारण पब्लिक ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिया और यह कानून बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को सजा देना था, लेकिन दरअसल यह उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने इसे समर्थन दिया था, यानी गरीब और मिडिल क्लास। एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चखा, तो उसकी बढ़ती हुई मांग ने मिडिल क्लास पर और भी भारी बोझ डाल दिया। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोधी है और मैं एक पूंजीवादी हूं। हमें अलग अलग तरीकों से पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मानकों पर मापी जाती है। सरकार को जितना ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे मिलते हैं और जितना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, उनका संगठन उतना बड़ा होता जाता है। जितना बड़ा उनका संगठन होगा, उतना ही ज्यादा उन्हें सम्मान मिलता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में जितना कम खर्च करूं और जितना कम लोगों को रखूं, मेरे निवेशक उतना ही ज्यादा मेरा सम्मान करते हैं। इसलिए मुझे सरकारी कर्मचारियों की तरह काम करने वालों से कोई विशेष पसंद नहीं है। उनके लक्ष्य व्यापार से बहुत अलग होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, उन्हें वेतन देने के लिए और ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में विश्वास करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे इसे पसंद करते थे और खासकर 20 कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना चाहते थे कि वे और मेरी मां दोनों पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले वॉलंटियर्स को ट्रेन करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त ग्रांट्स और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सकें।
यह वही काम था जो वे शिक्षा विभाग में अपनी नौकरी में भी करते थे। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, किसी रॉबिन हुड सोच के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ज्यादा इनकम वाले मिडिल क्लास से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स की हिस्ट्री को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी एजुकेशन के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, पर मेरे अमीर डैडी टैक्स की हिस्ट्री के एक्सपर्ट थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जंग का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगाए जाते थे। राजा या प्रेसिडेंट के बस कहने भर की देर थी और हर आदमी उसकी कही हुई बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1793 से 1816 के बीच नेपोलियन से जंग के समय टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर परमानेंट रूप से लागू कर दिया था। 1113 में संविधान के 16वें अमेंडमेंट के साथ ही अमेरिका में भी इनकम टैक्स परमानेंट रूप से लागू कर दिया गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही रेगुलर इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। अगर भारत की बात करें तो 1957 में मंगल पांडे के समय में जो मिलिट्री हुई थी उसका खर्चा पूरा करने के लिए 1860 में सर जेम्स विलियन ने टैक्स की शुरुआत की थी। इन हिस्टोरिकल डेट्स से हमें यह नहीं पता चलता है कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू से सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी न भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का आमिया आइडिया पॉपुलर बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और मिडिल क्लास और गरीबों की मदद करने का जरिया है। इसी कारण पब्लिक ने टैक्स लॉ के सपोर्ट में वोट दिए और यह लॉ बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को सजा देना था, पर दरअसल यह उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था, यानी गरीब और मिडिल क्लास। एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी बढ़ती हुई जरूरत ने टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोधी है और मैं एक कैपिटलिस्ट हूं। हमें अपोजिट व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सक्सेस अलग अलग स्टैंडर्ड पर तोली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितना ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बड़ा होता जाता है। गवर्नमेंट में जितना बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उतना ही ज्यादा उन्हें सम्मान दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे इन्वेस्टर्स मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उनके गोल्स बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉई बढ़ते हैं, उन्हें सैलरी देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे गवर्नमेंट से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी मां दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले वॉलंटियर्स को ट्रेन करते थे। वे हमेशा एक्स्ट्रा ग्रांट्स और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सके। ऐसा वे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी जॉब में भी करते थे और यही उनका काम था जब मैं 10 साल का था। तब से मैं अमीर डैडी से यह सुनता आया हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आलसी चोरों का गिरोह है। डैडी से यह सुनता हूं कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं,
जिनसे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक के लिए काम करता था, और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डैडी होते थे, जो एक नामी गवर्नमेंट लीडर थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। और जब आप टैक्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिन हुड के इकोनॉमिक प्रिंसिपल में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। प्रॉब्लम यह थी कि गवर्नमेंट की पैसे की फूक इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई, और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हीं रूल्स से नहीं खेलते हैं जिनसे पब्लिक खेलती है। जैसा मैंने बताया है, अमीर पहले ही कॉरपोरेशंस के बारे में जानते थे, जो पानी के जहाजों के दिनों में पॉपुलर हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा के एसेट के रिस्क को लिमिटेड करने के लिए कॉरपोरेशन का इस्तेमाल किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसे जुटाने के लिए कॉरपोरेशन में अपना पैसा डालते थे। फिर ये कॉरपोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए सेलर्स को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो सेलर्स की जान जाती थी, पर अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए दिया था। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपने इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम सुना होगा। इसमें लिमिटेड शब्द का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, अगर आप एक लिमिटेड कंपनी नहीं खोलते हैं और नॉर्मली बिजनेस करते हैं, इस केस में अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि अनजाने में आपके एम्प्लॉय की काम करते हुए जान चली जाती है, तो इस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका घर, भी उन्हें कंपनसेशन देने के लिए जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलते हैं, तो मैक्सिमम लॉस जो आपका हो सकता है वह आपके बिजनेस में किए गए इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित रहेगा। यानी अगर आपने अपने बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो आपसे 10 लाख ही मैक्सिमम ली जा सकते हैं। यानी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अमीर लोग किस तरह का खेल खेलते हैं? कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क की नॉलेज की वजह से अमीरों को गरीब और मिडिल क्लास की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे दो डैडियों ने सिखाया है, जिनमें से एक सोशलिस्ट थे और दूसरे कैपिटलिस्ट। मुझे जल्दी ही यह महसूस हुआ कि कैपिटलिस्ट को पैसे की ज्यादा समझ होती है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण सोशलिस्ट आकर खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मिडिल क्लास पर जाने लगे। अमीरों ने इंटेलेक्चुअल्स को अपनी बुद्धि से हरा दिया। सरफेस कारण, क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने इंटेलेक्चुअल्स को किस तरह हराया? एक बार अमीरों से वसूले का कानून पास हुआ तो गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो वो लोग इस बात से खुश हुए कि पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और अमीरों को दिया जाने लगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास ये पैसा जॉब और पेंशन के रूप में आ गया। अमीरों के पास ये पैसा उनकी फैक्ट्री के जरिए मिले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आया। गवर्नमेंट के पास ढेर सारे पैसे थे और उस पैसे को ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और किसी एक साल गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसे दिए हैं काम करवाने के लिए, जैसे कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए, पैसों को पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो अगली बार आपके डिपार्टमेंट को कम पैसे दिए जाएंगे। इसी वजह से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमेशा कोशिश करेगा कि वह सारा पैसा खर्च करे, भले ही उतने पैसों की असली में जरूरत भी ना हो। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है
और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए गवर्नमेंट खर्चों का यह साइकिल चलता रहा, तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम आमदनी वाले लोगों को भी शामिल कर लिया गया। इस तरह गवर्नमेंट इतनी नीचे आ गई कि वह गरीब और मिडिल क्लास लोगों को भी टैक्स के दायरे में ले आई, जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का इस्तेमाल किया। फिर वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए, यानी कि वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोलने लग गए, जिसके लिए टैक्स रूल्स अलग थे। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है। कई लोग जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया, यह नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी भी कोई चीज होती है। अधिकतर लोग कंपनियों यानी कॉरपोरेशन को बड़ी बिल्डिंग समझते हैं, लेकिन यह सिर्फ फाइल का एक फोल्डर होता है जिसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी में रजिस्टर होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। यह कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉरपोरेशन का नाम लिखा होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का ग्रुप भी नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक ऐसी लीगल बॉडी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों के एसेट एक बार फिर से सेफ हो गए। एक बार फिर कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करना पॉपुलर हो गया। यह परमानेंट इनकम टैक्स लॉ के पास होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स का रेट पर्सनल इनकम टैक्स के रेट से कम था। इसके अलावा, जैसा पहले बताया जा चुका है, कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। यह लड़ाई तब चढ़ती है जब लॉ बनती है, और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग हारते हैं, उनमें समझ की कमी है। हारने वाले वे लोग हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपने जॉब में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं, तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार शॉक्ड हो जाता हूं जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देते सुनता हूं कि स्कूल जाओ ताकि सिक्योर जॉब मिल सके। जिस एम्प्लॉय में पैसे की समझ नहीं है, वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी जॉब कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो। औसत अमेरिकी आदमी आज गवर्नमेंट को 50% का टैक्स देता है, यानी एक साल में अगर वह 12 महीने काम कर रहा है, तो उसमें से उसने 5 से 6 महीने तक सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम किया, ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसे जमा कर सके। मेरे विचार में यह समय बहुत ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको गवर्नमेंट को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते, बल्कि पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है, जिनके दम पर वे चीजों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर अपनी मर्जी से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे बुद्धिमान और स्मार्ट वकीलों और अकाउंटेंट की सर्विस लेते हैं और पॉलिटिशियंस को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानूनी बचाव के रास्ते बनाए। उनके पास बदलाव करवाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते ऑफर करता है। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, और इनका फायदा आमतौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं, क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, पॉपुलर शब्द 1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड के आर्टिकल 1031 का छोटा रूप है, यानी कि एक्रोनिम, जिसे यूज करके कोई भी अमेरिकन जब प्रॉपर्टी बेचता है, तो वह उस कमाए गए पैसों से अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रियल एस्टेट एक ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इतना बड़ा टैक्स बेनिफिट देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर
ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे कैश ही न रखना चाहे। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन छूटों यानी एक्सेम्पशन का फायदा नहीं उठाते, वे अपने एसेट वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मिडिल क्लास के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, फिर चुपचाप बैठे रहते हैं और गवर्नमेंट की सुइयों को अपने हाथों पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाजत दे देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार शॉक्ड होता रहता हूं, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे गवर्नमेंट से डरते हैं। और मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराया जा सकता है। मैं ये सब जानता हूं, लेकिन जनवरी से लेकर मई के पहले 15 दिनों तक गवर्नमेंट के लिए काम करना यानी टैक्स चुकाना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम डर के कारण चुकाते हैं। मेरे करीब के डैडी ने कभी पलटवार नहीं किया। मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने बस खेल को समझदारी से खेला, और ऐसा उन्होंने कॉरपोरेशंस के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अमीर डैडी से मैंने जो पहला पाठ सीखा वह आपको याद होगा। मैं 9 साल का था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने समय तक मैंने उनके गाइडेंस में पढ़ा और सीखा, उन्होंने हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही ताकत है। पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है, उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। उस ज्ञान के बिना दुनिया आपको इधर उधर धक्के मारती रहेगी। अमीर डैडी माइक और मुझे हमेशा यह याद दिलाते थे कि सबसे डरावना इंसान बॉस या सुपरवाइजर नहीं, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप टैक्समैन को मौका देते हैं तो वह आपसे से ज्यादा टैक्स वसूल लेगा। मेरा पहला सबक पैसे के लिए काम मत करो दरअसल ताकत के बारे में था। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं, लेकिन अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत अपने पास रखते हैं। जब हमें अपने पैसे की ताकत का एहसास हो जाता है तो हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट बन जाना चाहिए। हमें डराने वाले लोगों से डील करने के तरीके ढूंढने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून और सिस्टम की सही समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। यही वजह है कि मेरे अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को मोटी सैलरी देते थे। वकीलों को सैलरी देना गवर्नमेंट को टैक्स देने से सस्ता था। उनके द्वारा मुझे दिया गया सबसे अच्छा सबक था, स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सके। मैंने इस सीख को पूरी जिंदगी अपनाया। वे कानून जानते थे और उसका सम्मान करते थे। वे यह भी जानते थे कि कानून के बारे में अनजान होना बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी टकराने से डरेंगे नहीं, चाहे आपका मुकाबला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छी कॉरपोरेशन में बढ़िया जॉब तलाशूं। वे मुझे कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से मिलने वाले फायदों के बारे में बताते रहते थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते थे। पढ़े लिखे डीएनडी मुझे हमेशा इंकरेज करते थे कि मैं किसी अच्छी कॉरपोरेशन में बढ़िया सी जॉब खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती है। वे ये नहीं समझ पाते थे कि कॉरपोरेट एम्प्लॉयर्स से मिलने वाली सैलरी के चेक पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने से मैं उस कॉरपोरेशन के लिए एक दूध देने वाली गाय बन जाता। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डीएनडी की सलाह बताई तो वे सिर्फ हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कॉरपोरेट की सीढ़ी क्यों चढ़ना, पूरी सीढ़ी का ही मालिक क्यों ना बना जाए। बचपन में मुझे समझ नहीं आया था कि अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो नामुमकिन और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से एक्साइटेड था,
पर मेरी कम उम्र में मैं संभावना पर सोच ही नहीं पा रहा था कि बड़े लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डेंडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डेंडी की सलाह को फॉलो कर रहा होता। मेरे अमीर डेंडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉरपोरेशन का आइडिया जिंदा रहा और यह मुझे एक अलग रास्ते पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं ये जानता था कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डेंडी ने बताया है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा किस तरह करूंगा, पर मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूंगा और उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस तरफ मेरी क्लास के साथी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डेंडी की सलाह मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, पर हर बार जब भी मैं अपने सैलरी के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियां यानी डिडक्शन इतना ज्यादा था और जितना ज्यादा मैं काम करता था कटौतियां उतनी ही ज्यादा होती थी। जब मैं ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा तो मेरे सीनियर बॉस मेरे प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की बातें करने लगे। ये सुनने में अच्छा लगता था, पर मैं अपने कानों में अपने अमीर डेंडी की यह आवाज भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जेरोक्स के एम्प्लॉय के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे एसेट वाले कॉलम में कुछ प्रॉपर्टी मौजूद थी, पर अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज्यादा बढ़ाया जाए। डिडक्शन वाली सैलरी को देख देखकर मुझे अमीर डीएनडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डीएनडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। कई एम्प्लॉयर्स ये अनुभव करते हैं कि अगर एम्प्लॉई अपने काम से काम रखे तो यह उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपने एसेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए तो मैं एक बेहतर एम्प्लॉय बन गया। मेरे पास अब एक गोल था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और वहां किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज्यादा मुझे लगा कि वहां इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज्यादा जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेची, मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिला। और हां, मेरी सैलरी के चेक से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुईं। यह इंस्पायर करने वाला था। मैं एम्प्लॉय होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसीलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 यानी कि 1970 के अंत तक मैं सेल्स में टॉप के 5 लोगों में से एक था। मैं राइट रेस से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन से कहीं ज्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी और वह पैसा जो मैं अपने कॉरपोरेशन में अपने एसेट वाले कॉलम में बना रहा था, वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपी और बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं थी। अमीर डेंडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीदी थी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशंस बेच रहा हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशंस को एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरे एसेट वाले कॉलम का हर 10 रुपये का नोट एक बढ़िया एम्प्लॉय था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज्यादा एम्प्लॉय तैयार होते थे। वे सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे देते थे, और वह भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरा प्लान सही तरह से चल रहा था और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी।
अमीर डैंडी से सीखे गए लेसन्स के कारण मैं उस रेट रेस के भ्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो सका था और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गया था। यह सब पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस फाइनेंशियल नॉलेज के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूंगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनार में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूं ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूं तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूं कि फाइनेंशियल आईक्यू एक्सपर्टीज के 4 बड़े फील्ड से आने वाले नॉलेज से बनता है। एक, अकाउंटिंग। इसे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कहता हूं। अगर आप अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होंगे उतनी ही ज्यादा बारीकी की जरूरत होगी, नहीं तो आपका एम्पायर ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी वह काबिलियत है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस एबिलिटी से आप किसी भी बिजनेस की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। 2, इन्वेस्टिंग। इसे मैं पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूं। इसमें तकनीक, स्ट्रैटेजी और फॉर्मूला की जरूरत होती है। यह दिमाग के क्रिएटिव पहलू को उपयोग में लाता है। 3, मार्केट की समझ, डिमांड और सप्लाई का विज्ञान। मार्केट के तकनीकी पहलुओं को समझना जरूरी है जो इमोशंस द्वारा चलाए जाते हैं। मार्केट का दूसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल या फाइनेंशियल समझ है। क्या किसी इन्वेस्टमेंट में समझदारी है या मार्केट की स्थिति के हिसाब से यह ना समझी होगी। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट को समझना या इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर बच्चे इन विषयों को अनुभव से बेहतर समझ सकते हैं। 4, कानूनी ज्ञान। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की तकनीकी स्किल्स के सहारे कॉरपोरेशन का उपयोग जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है। जो व्यक्ति कॉरपोरेशन के टैक्स बेनिफिट्स और सुरक्षा के बारे में जानता है वह बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, जैसे टैक्स देने से पहले खर्च करना। एम्प्लॉई अपनी आय पर टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे खर्च चलाते हैं। वहीं एक कॉरपोरेशन पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और अंत में जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के इन्वेस्टमेंट हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। उदाहरण के तौर पर अपने कॉरपोरेशन का फायदा यह है कि अगर आपको घूमने जाने का मन है और आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है तो स्विट्जरलैंड में लोग बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं ताकि खर्चा कंपनी दे। कार का पेमेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर वगैरह कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की मेंबरशिप भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के डिनर भी आंशिक खर्च होते हैं और ऐसे भी बहुत से खर्च है जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। 2, कानूनी मुकदमे से सुरक्षा। हम एक लीगल सोसाइटी में रहते हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपने ज्यादातर एसेट को छुपाने के लिए कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा करता है तो उसे यह पता चलता है कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल वह अमीर आदमी के पास कोई एसेट है ही नहीं। वे हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं पर वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मिडिल क्लास लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे गवर्नमेंट या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस किताब का मकसद यह नहीं है कि कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, पर मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की लीगल प्रॉपर्टी हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में जान लें। इस टॉपिक पर कई किताबें लिखी गई हैं जो इन फायदों के बारे में डिटेल में बताती हैं और कॉरपोरेशन बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स को भी समझाती है। एक किताब खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच।
यह किताब कॉरपोरेशंस की ताकत को बखूबी बताती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई स्किल्स और क्वालिटीज को मिलाकर बनता है। मैं तो यही कहूंगा कि यह ऊपर बताई गई 4 टेक्निकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आपका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं, जबकि कॉरपोरेशन में काम कर रहे मिडिल क्लास या एम्प्लॉयज पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और अंत में बचे हुए पैसों को खर्च करते हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए हम आपके एसेट के चारों तरफ कॉरपोरेशन का कवच लपेटने की सलाह देते हैं और इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।